मैं डॉक्टर अक्षय हांडा हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। और आज मैं उन सभी सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ जो महिलाओं के मन में घुटनों के दर्द और घुटने के प्रत्यारोपण को लेकर होते हैं, जिनका कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता। ये एक सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम है, व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह नहीं है। कृपया अपने मामले पर अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चर्चा करें। चलिए शुरू करते हैं। बैंगलोर की प्रिया शंकर ने रेडिट पर पूछा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और किस स्टेज पर घुटने का प्रत्यारोपण वास्तव में जरूरी हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो सबसे आम कारण है जिसकी वजह से लोगों को घुटने के प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। साधारण शब्दों में कहें तो घुटने में मौजूद चिकनी कार्टिलेज की परत धीरे धीरे घिसने लगती है। जब कुशनिंग कम हो जाती है तो नीचे की हड्डी पर दबाव बढ़ जाता है और उसमें दर्द होने लगता है। जॉइंट की लाइनिंग में सूजन आ सकती है। घुटने का आकार बदलना शुरू हो सकता है, अक्सर टेढ़ा या अंदर की ओर मुड़ा हुआ, क्योंकि वजन एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब किस स्टेज पर घुटने का प्रत्यारोपण किया जाए, ये सिर्फ एक्सरे से तय नहीं होता। ये चार चीजों के संयोजन से तय किया जाता है। पहला है आपका दर्द, खासकर वो दर्द जो रोजमर्रा की चलने फिरने की क्षमता को सीमित कर दे या रात में नींद में खलल डाले। दूसरा है कार्यक्षमता, जब सीढ़ियां चढ़ना और रोजमर्रा के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष, जैसे विकृति, जकड़न या अस्थिरता। और चौथा, क्या आपने सही गैर सर्जिकल योजना आजमाई है और फिर भी आपकी सीमाएं काफी बनी हुई हैं। एक सही योजना में कूल्हों और जांघों को मजबूत करना, वजन प्रबंधन, मूवमेंट में बदलाव और समझदारी से दर्द निवारण की योजना शामिल होती है। कभी कभी इंजेक्शन का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए किया जाता है ताकि फिजियोथेरेपी का पूरा लाभ मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली ये है कि घुटने का प्रत्यारोपण जीवन को सीमित करने वाले दर्द और अक्षमता के लिए होता है, वो भी असली इलाज की कोशिशों के बाद, न कि सिर्फ डरावनी रिपोर्ट के आधार पर। हैदराबाद की सुनीता राव ने यह सवाल इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज के जरिए भेजा था, और ये समस्या लोगों को जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आम है। मेरे घुटनों का दर्द प्रेगनेंसी के बाद काफी बढ़ गया है। क्या प्रेगनेंसी सच में मेरे घुटनों को नुकसान पहुंचा रही है? ये सच है, और ये सिर्फ वजन बढ़ने की वजह से नहीं है। प्रेगनेंसी शरीर के भार, मुद्रा और मांसपेशियों की ताकत को बदल देती है। डिलीवरी के बाद अक्सर कोल्हों और कोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि नींद और गतिविधि के पैटर्न बदल जाते हैं। अगर ये मांसपेशियां कमजोर हों तो चलने और सीढ़ियां चढ़ने के दौरान घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि कई महिलाओं को कूल्हों, जांघों और कोर की मांसपेशियों को टारगेट करके मजबूत करने और धीरे धीरे वजन नियंत्रित करने से काफी सुधार मिलता है। अगर आपका दर्द प्रेगनेंसी के बाद शुरू हुआ है तो ये ना माने कि सर्जरी ही इसका हल है। पहले शरीर की कार्यप्रणाली और ताकत को सुधारें और फिजियोथेरेपी का जादू देखें। चेन्नई की कविता नायर रेडिट पर पूछती हैं, और ये फर्क समझना वाकई जरूरी है। मैं कैसे जानूं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कुछ और? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी इलाज की विधियां पूरी तरह अलग होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से यांत्रिक मैकेनिकल होता है। दर्द आमतौर पे गतिविधि के साथ बढ़ता है और आराम करने पे कम हो जाता है। आराम के बाद अकड़न अक्सर थोड़े समय के लिए रहती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सुबह की अकड़न ज्यादा देर तक रहती है, सूजन के साथ गर्माहट होती है, और ये हाथ या कलाई जैसे कई जोड़ों को प्रभावित कर सकती है, साथ ही थकान भी होती है। एक अच्छा चिकित्सक आपके लक्षणों के पैटर्न, जांच और जरूरत पड़ने पर खून की जांच और इमेजिंग का इस्तेमाल करता है। अगर इन्फ्लेमेटरी बीमारी के रेड फ्लैग्स हैं तो जल्दी डायग्नोसिस जरूरी है, क्योंकि सूजन को नियंत्रित करने से आपके जोड़ों की सुरक्षा हो सकती है। पुणे की मीरा पिल्ले ने यूट्यूब पे कमेंट किया था, और मैं इस सवाल का जवाब बिना किसी लाग लपेट के देना चाहता हूँ। घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की सबसे आम जटिलताएं कौन सी है? अधिकांश घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन मुख्य जोखिमों को शांत और यथार्थवादी तरीके से जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली जटिलता है संक्रमण। ये आम नहीं है, लेकिन ये सबसे गंभीर जटिलता है, क्योंकि इम्प्लांट एक बाहरी पदार्थ है और संक्रमण के कारण लंबे समय तक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है, और कभी-कभी अतिरिक्त प्रक्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। पैर में खून के थक्के, जिन्हें डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, एक जाना पहचाना जोखिम है, लेकिन हम इस जोखिम को जल्दी चलने, पैरों की एक्सरसाइज और दवाओं के जरिए कम करते हैं। जकड़न, जो लोगों को जितना लगता है उससे ज्यादा आम है, और आमतौर पे दर्द का सही से नियंत्रण ना होने, देर से मूवमेंट शुरू करने या फिजियोथेरेपी में अनियमितता से जुड़ी होती है। लगातार दर्द या असंतुष्टि, बहुत से लोगों को काफी सुधार मिलता है, लेकिन एक छोटा सा समूह ऐसा भी होता है जिन्हें तंत्रिका संवेदनशीलता, पीठ या कूल्हे की समस्या या उम्मीदों के मेल ना खाने के कारण लगातार दर्द बना रह सकता है। और कई वर्षों में इम्प्लांट का ढीला होना या प्लास्टिक लाइनर का घिस जाना, खासकर अगर जीवन शैली में ज्यादा झटके या भारी गतिविधि हो। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर जोखिमों को अच्छी तैयारी, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, एनीमिया को ठीक करने, पोषण सुधारने, घर में तंबाकू के संपर्क को अगर संभव हो तो बंद करने और रिहैब को गंभीरता से करने से कम किया जा सकता है। दीपक कृष्णन ने बेंगलुरु से ये बात ट्विटर पे पोस्ट की थी, और सर्जरी का डर हर परामर्श में मुझे सुनने को मिलता है। अगर मुझे बताया जाए कि मुझे सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मैं डर के कारण नहीं करवाता, तो असल में क्या होता है, इसके परिणाम क्या हैं? आपका डर जायज है, लेकिन चलिए परिणामों के बारे में साफ साफ बात करते हैं।
अगर आप ऐसे घुटने की सर्जरी टालते हैं जो सच में अंतिम अवस्था में है और बिगड़ता जा रहा है, तो सबसे पहले चलने फिरने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। आप कम से कम चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि दर्द होता है। दूसरा, मांसपेशियों की कमजोरी। जब आप चलना बंद कर देते हैं तो आपकी जांग और कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और घुटना और भी अस्थिर हो जाता है। तीसरा, वजन बढ़ना और मेटाबॉलिज्म का और बिगड़ना, जिससे जोड़ों पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। चौथा, समय के साथ घुटने में और ज्यादा विकृति और जकड़न आ सकती है, जिससे सर्जरी के बाद ठीक होना और भी मुश्किल हो जाता है। और पांचवा, इसका असर शरीर के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है। कई महिलाओं को कमर दर्द, कूल्हे में दर्द या दूसरे घुटने में दर्द होने लगता है क्योंकि वे इसकी भरपाई करती हैं। अब एक अहम बात, देर करना हमेशा गलती करना नहीं होता। अगर आप अभी भी काम कर पा रही हैं और फिजियोथेरेपी से सुधार हो रहा है, तो कंजर्वेटिव इलाज जारी रखना बिल्कुल ठीक है। चिंता तब होती है जब आपकी जिंदगी हर महीने छोटी होती जा रही है, आप मूवमेंट से बच रही हैं, नींद खराब हो रही है और विकृति बढ़ती जा रही है। ऐसे में देर करना आमतौर पर आपकी कार्य क्षमता पर भारी पड़ता है। कोयम्बटूर की उषा वेंकट रमन रेडिट पर पूछती हैं, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या इससे घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की सफलता कम हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये नहीं है कि घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने आप फेल हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस वाले कई लोगों के नतीजे बेहतरीन होते हैं, लेकिन इससे हमारी योजना बनाने का तरीका जरूर बदल जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डी कम घनी और ज्यादा नाजुक हो जाती है। इससे कुछ समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर, और कई बार ये सर्जन के फिक्सेशन मेथड और इम्प्लांट डिजाइन के चुनाव को भी प्रभावित करता है। सर्जरी के बाद गिरने से बचाव भी बहुत जरूरी हो जाता है। आप जो कर सकते हैं वो बहुत असरदार। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज गंभीरता से गाएं, सुनिश्चित करें कि विटामिन डी और कैल्शियम का स्तर सही है, अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य की उपचार योजना का पालन करें और संतुलन व ताकत पर काम करें। मजबूत मांसपेशियां गिरने की संभावना कम करती हैं और गिरने को कम करना इम्प्लांट की सुरक्षा करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कारक है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। ये सर्जरी को रद्द नहीं करता। ये बस तैयारी और गिरने से बचाव को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। दिल्ली की अनन्या शर्मा ने यूट्यूब पर कमेंट किया, और ये वही सवाल है जो ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं लेकिन पूछती नहीं है। मुझे डर है कि सर्जरी के बाद मैं घर और बच्चों की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। मुझे असल में कितनी मदद की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले इस बेहतरीन सवाल के लिए धन्यवाद। ये महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, क्योंकि रिकवरी सिर्फ मेडिकल नहीं होती, ये लॉजिस्टिकल भी होती है। पहले 2 हफ्तों के लिए आपको खाना बनाने, सफाई करने और भारी सामान उठाने जैसे कामों में मदद की जरूरत होती है। लक्ष्य बिस्तर पर आराम करना नहीं है, लक्ष्य है सुरक्षित रूप से चलना फिरना और योजनाबद्ध आराम करना। अगर आप शुरुआत में ही घर के काम ज्यादा कर लेते हैं तो सूजन बढ़ जाती है, झुकाव कम हो जाता है और अकड़न का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिकवरी को पोस्टमार्टम रिकवरी की तरह सोचे। मदद की योजना बनाना इलाज का हिस्सा है, कोई ऐशो आराम नहीं। एक अच्छी योजना में सहायक या परिवार का सहयोग, आसान भोजन और चलने के लिए सुरक्षित घर की व्यवस्था शामिल होती है। मुंबई की रेखा अय्यर ने इंस्टाग्राम पर यह सवाल भेजा है, और ये खास भारतीय सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। क्या मैं घुटने के ऑपरेशन के बाद पूजा के लिए जमीन पर बैठ सकती हूँ, भारतीय टॉयलेट इस्तेमाल कर सकती हूँ या झुककर घर के काम कर सकती हूँ? आइए शुरुआत में ईमानदार रहें। कुल घुटना प्रत्यारोपण के बाद गहरी बैठक या पूरी तरह पालथी मारकर बैठना निश्चित नहीं है। कुछ महिलाओं को आंशिक रूप से ये क्षमता वापस मिल जाती है, लेकिन गहराई से झुकना कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे लचीलापन, शरीर का वजन, घुटने की बनावट और रिहैब। भारतीय टॉयलेट्स के लिए ऑपरेशन के बाद गहरे स्कॉट वाले टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए खासकर शुरुआत में मुश्किल होता है। पश्चिमी कमोड या ऊंची सीट आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित होती है। पूजा और जमीन पर बैठने के लिए कई महिलाएं छोटे स्टूल, कुर्सी या सहारे के साथ बैठने जैसे विकल्प अपनाती हैं। घर के कामों के लिए हम घुटनों के अनुकूल हरकतें सिखाते हैं और शुरुआत में गहरी बैठक या भारी सामान उठाने से बचते हैं। घुटना प्रत्यारोपण का उद्देश्य ऐसा घुटना देना है जो आपकी जिंदगी, सीढ़ियां चढ़ना, यात्रा और रोजमर्रा की सहूलियत को सपोर्ट करे। जमीन पर बैठने की मुद्राओं के लिए थोड़ा समय एडजस्टमेंट में लग सकता है। नागपुर की श्रुति देसाई ने रेडिट पे पूछा है, और सर्जरी को लेकर घबराहट बिल्कुल सामान्य है। सर्जरी वाले दिन असल में क्या होता है? क्या मैं जाग रही होंगी? दर्द कैसे कंट्रोल किया जाता है? अधिकांश घुटना प्रत्यारोपण स्पाइनल एनेस्थीसिया के तहत किए जाते हैं। आपको कमर के नीचे दर्द महसूस नहीं होगा और कई मरीज आराम से रहते हैं, कुछ को तो सुला भी दिया जाता है। कुछ मामलों में मरीज की कुल फिटनेस के आधार पर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ सकती है। दर्द नियंत्रण की योजना बनाई जाती है, अंदाजा नहीं लगाया जाता। कई अस्पताल दवाओं के संयोजन और कभी-कभी नर्व ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ताकि दर्द को जल्दी ही नियंत्रित किया जा सके, जिससे आप जल्दी चलना और फिजियोथेरेपी शुरू कर सकें। जल्दी मूवमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे जकड़न कम होती है और लंबे समय तक कार्यक्षमता बेहतर होती है। ये सवाल कई महिलाओं ने पूछा है, रेडिट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी जगह से। वास्तविक रिकवरी के मील के पत्थर क्या हैं? मैं फिर से सामान्य कब महसूस करूंगी? बिल्कुल सही। रिकवरी की प्रक्रिया है। अक्सर मामलों में सहारे के साथ चलना जल्दी शुरू हो जाता है। 2 हफ्तों में बुनियादी स्वतंत्रता में सुधार आता है। कई महिलाएं जिनकी डेस्क जॉब्स हैं वे लगभग 4 से 6 हफ्तों में लौट आती हैं। ये उनके सफर और थकान पर निर्भर करता है। ताकत और आत्मविश्वास हफ्तों से महीनों में बेहतर होता जाता है।
गहरी सच्चाई ये है कि ठीक होना सिर्फ घाव भरने तक सीमित नहीं है। इसमें सूजन को नियंत्रित करना, मांसपेशियों का फिर से बनना और चलने के तरीके को फिर से सिखाना भी शामिल है। वे महिलाएं जो सबसे अच्छा करती हैं, वे नहीं है जो चुपचाप दर्द सहती हैं। वे वही महिलाएं हैं जो मदद की योजना बनाती हैं, पुनर्वास का पालन करती हैं और अगर कुछ भी असामान्य लगे तो जल्दी संवाद करती हैं। तो अगर आप एक भारतीय महिला हैं और आपकी उम्र 20 से 50 के बीच है, तो घुटनों का दर्द कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको सामान्य मान लेना चाहिए। समझे कि आप किस चरण में हैं, एक सही रूढ़िवादी योजना आजमाएं और अगर सर्जरी सच में जरूरी हो तो अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छे से पुनर्वास करें। इसी से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि आपके घुटने की जांच की आवश्यकता है या नहीं, सर्जरी सही कदम है या नहीं, तो आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए प्रैक्टोपरिक प्रमाणित ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं। वे आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आप वास्तव में कहाँ खड़े हैं। अगर इससे आपको मदद मिली है, तो इसे किसी ऐसी महिला के साथ साझा करें, जिसे आप जानते हैं, जो चुपचाप पीड़ा सह रही है और सबको बता रही है कि वो ठीक है। अगर आप उन चीज़ों पे उपयोगी सलाह पाना चाहते हैं, जो वास्तव में मायने रखती हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद।